नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4। यह जो चैप्टर है संबंधित है संघ और राज्य क्षेत्र से, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। और इसमें हम अध्ययन करेंगे नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है, निर्माण करने वाली संस्था कौन होती है, संसद होती है, विधानमंडल के पास इसमें क्या शक्ति होती है, राष्ट्रपति साहब का क्या रोल होता है, ज्वाइंट सेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, किसी देश से कुछ बाउंड्रीज या कुछ भूखंड या इनक्लेव को लेना है और उसको देना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। ऐसे सारे प्रोविजंस का आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और संबंधित अनुच्छेद है 1, 2, 3, 4। और इसी में जिक्र होगा 368 का भी, 371 का भी, और कुछ अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों का जिक्र होगा, जिसमें प्रथम अनुसूची पहली अनुसूची, और चौथी अनुसूची। कम से कम इतनी चीजों का जिक्र या प्रावधान इस चैप्टर में होगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 1 को। अनुच्छेद 1 प्रावधान करता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और संघ के लिए जो इंग्लिश यूज हुई है वह हुई है यूनियन। संघ होगा। समझते हैं इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मीन्स भारत राज्यों का संघ होगा। संघ के लिए उस पे नहीं जाएंगे, पहले इसमें दो नाम दिया गया है। इंडिया अर्थात भारत, इसमें दो नाम दिया गया है। इन दोनों नाम को समझते हैं कि आखिर दो नाम क्यों रखे गए, इंडिया और भारत क्यों रखा गया। हमारी संविधान सभा जब काम करती थी तो उसका एक पहले से निर्णय था कि किसी भी प्रोविजन को ऐड ऑन करने के लिए हम वोटिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम आम सहमति बनाकर किसी भी प्रोविजन को संविधान में डालेंगे, ताकि जो बातें हैं इनमें विरोधाभास ना हो बल्कि आम सहमति बन जाए। तो संविधान सभा में कुछ मेंबर्स थे जो ये कहते थे कि जो भारत का ट्रेडिशनल नाम है, परंपरागत नाम है, जो सदियों से नाम है भारत, वह भारत रखा जाए, संविधान में इस नाम को रखा जाए। कुछ लोगों का मानना था कि जब हमारे यहाँ विदेशी लोग आए, खास करके अंग्रेज आए, उन लोगों ने भारत देश को इंडिया के नाम से फेमस कर दिया। और जो करंट सिनेरियो है इसमें अधिक से अधिक लोग भारत के नाम को या भारत देश को इंडिया के नाम से जानते हैं। तो दोनों पक्षों में कोई साम्यता नहीं बन पा रही थी, तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि कोई बात नहीं है, हम भारत के दो नाम रख देते हैं। एक यहाँ पर ये बात क्लियर हुई। दूसरा है हमारे यहाँ जो यूनियन शब्द यूज हुआ है, संघ, जो संघ शब्द यूज हुआ है या यूनियन यूज हुआ है, इसका मतलब समझते हैं। संघ, यूनियन।
और संघ के लिए एक दूसरा इंग्लिश वर्ड होता है फेडरेशन। यह कहाँ, यह अमेरिका के संविधान में यूज हुआ है। समझते हैं फेडरेशन और यूनियन का। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे संविधान निर्माता यूनियन शब्द ही जानते थे, फेडरेशन नहीं जानते थे। यूनियन शब्द रखने का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो यूनियन टाइप की राज्य व्यवस्था होती है या पॉलिटी होती है, वहां पर जो प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य बनाए जाते हैं, राज्य या संघ शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज बनाए जाते हैं। जैसे वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए हैं, जब यूनियन टाइप की राज्य व्यवस्था होगी तो इनके पास संघ से बाहर निकलने की पावर नहीं होगी। मीन्स ये संघ से कभी बिलगाव नहीं कर सकते, सिसीड नहीं कर सकते, क्योंकि संघ इनको जन्म दे रहा है। संघ क्या कर रहा है? जन्म दे रहा है, फादर के रूप में है। तो यूनियन टाइप की पॉलिटी हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में रखी गई है। इसका सीधा सिंपल अर्थ यह है कि कोई भी राज्य कभी भी किसी भी अवस्थाओं में, किसी भी वर्ष, किसी भी सदी में संघ से बाहर नहीं निकल सकता, एक नए देश के रूप में अपना अस्तित्व नहीं बना सकता। वहीं पर जो फेडरेशन टाइप की पॉलिटी होती है, इसमें क्या होता है, समझौते के आधार पर राज्यों का निर्माण होता है। यदि समझौता हुआ है तो समझौता टूट भी सकता है, अर्थात फेडरेशन से जो राज्य बनाए जाते हैं वे सेसीड कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ यूनियन शब्द रखा गया, फेडरेशन शब्द नहीं रखा गया। हालांकि अब अमेरिका में भी फेडरेशन शब्द जरूर यूज हुआ है, लेकिन वहां के राज्यों को भी अब संघ से बाहर निकलने के लिए अनुमति नहीं है। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। एक टर्म या फ्रेजोलॉजी यूज होती है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत देश से कोई भी राज्य कभी भी अलग होकर एक नए देश के रूप में अपने को स्थापित नहीं कर सकते हैं, बल्कि संघ जब भी चाहेगा, संसद जब भी चाहेगी, राज्यों को बांट सकती है, उनका नाम बदल सकती है, उनकी सीमा, उनके क्षेत्र का परिवर्तन कर सकती है, उनकी जो वर्तमान स्थिति है उससे अलग कर उससे अलग प्रकार के राज्य बनाए जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना दिया गया, उत्तराखंड हो गया बाद में वो, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया गया। तो क्या हुआ कि राज्यों की कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है कि राज्य जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेंगे, बल्कि वो पॉलिटिकल मैप रिड्रॉ करने की कैपेसिटी भारत की संसद के पास है। और ये जो संघ है इसका विनाश कभी नहीं हो सकता, और राज्यों का विनाश हो सकता है। विनाश का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, फूंक देना नहीं है। यहाँ पर इनके नाम को बदल देने से है, क्षेत्र को बदल देने से है, सीमा परिवर्तन कर देने से है, सीमा को घटा देने से है, सीमा को बढ़ा देने से। ये टर्म आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर अनुच्छेद 1 में ही कुछ अन्य बातें हैं, 2 शब्द हैं, उनको भी समझ लेते हैं। एक शब्द है भारत का या के राज्य क्षेत्र, दूसरा शब्द है संघ क्षेत्र। संघ क्षेत्र, इन दोनों बातों को समझते हैं। भारत के
क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि जितनी भी भारत की वर्तमान में बाउंड्री है, जैसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये सारी टेरिटरी पूरी या संपूर्ण भौगोलिक सीमा इस फ्रेज के अंदर आएंगी, और वे भी क्षेत्र आएंगे जिन्हें भारत भविष्य में अर्जित करेगा, या अभी वर्तमान में भारत के पार्ट नहीं है, लेकिन इनकेस भारत संधि के द्वारा, समझौते के द्वारा, विजय के द्वारा, या कहीं पर कोई क्षेत्र दावा रहित क्षेत्र है उनको शामिल कर लेगा, तो वो कहाँ आएगा? भारत के राज्य क्षेत्र या भारत का राज्य क्षेत्र के अंदर, और संघ क्षेत्र के, और इसी में राज्य भी आ जाएंगे जो वर्तमान में 28 हैं, और संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश भी रहेंगे क्योंकि ये पूरी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं, और संघ क्षेत्र में केवल 28 राज्य आएंगे। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब समझते हैं अनुच्छेद 2 को। अनुच्छेद 2 प्रावधान करता है संघ में नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश का अधिकार संसद के पास होगा। जहां पर संसद शब्द यूज हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि राज्य विधानमंडल वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें दो टर्म यूज हुए हैं, एक है स्थापना और एक शब्द है प्रवेश। इनको भी समझेंगे, लेकिन मेन थीम समझते हैं इस आर्टिकल की क्या है। मेन थीम इस आर्टिकल की यह है कि ऐसे क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसे क्षेत्रों को यदि भारत मिलाना चाहता है तो उसको अनुच्छेद 2 में यह अथॉरिटी दी गई है, और इसके कई एग्जाम्पल भी हैं। जैसे जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो गोवा था, गोवा यह भारत का हिस्सा नहीं था बल्कि पुर्तगाल का हिस्सा था, और भारत ने इनसे युद्ध करके या विजय प्राप्त करके इसको अपना हिस्सा बनाया। इसी तरीके से जब भारत आजाद हुआ तो उस समय फ्रांस के सरकार के द्वारा भी कुछ क्षेत्र थे जिन पर उनका अधिकार था, जिसमें चंद्रनगर, पुदुचेरी थी। क्या? चंद्रनगर, पुदुचेरी, ये किसके कंट्रोल में थी? फ्रांस के कंट्रोल में थी, और फ्रांस से भारत ने संधि करके इन क्षेत्रों को भारत में मिलाया। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि भारत संधि से भी, युद्ध से भी और विजय से भी किसी क्षेत्र को भारत का संघ का हिस्सा बना सकता है, और इसके लिए अनुच्छेद 2 है। अन्य भी एग्जाम्पल है, जैसे सिक्किम का एग्जाम्पल लेते हैं। सिक्किम जिस पर शासन था चोग्याल वंश का, और इसको भारत ने जनमत संग्रह के माध्यम से, जनमत संग्रह द्वारा भारत का हिस्सा बनाया। तो एक बात तो और क्लियर हो गई कि भारत जनमत संग्रह के द्वारा भी किसी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था, और वो जो शासक था वो अपनी जनता पर बहुत अत्याचार कर रहा था, और समय था इंदिरा गांधी का, और इंदिरा गांधी ने तमाम पश्चिमी शक्तियों को घुटने पर ला दिया था और बांग्लादेश का भी निर्माण कर दिया था। तो सिक्किम के लोगों को लगा कि यही एक लेडी है जो हमारा कल्याण कर सकती है,
इंदिरा जी के पास प्रपोजल आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके देश का हिस्सा बनना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा एक बार हम चौग्याल को समझा देते हैं, चौग्याल नहीं समझेगा तो फिर हम आपको अपने हिस्से में शामिल कर लेंगे। रिजल्ट ये हुआ कि चौग्याल नहीं समझा, क्योंकि उसका विवेक तो क्षीण हो गया था। तो एक जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में वहां की जनता ने भारत के पक्ष में शामिल होने के लिए अपना मत व्यक्त किया। तो इसके लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया। 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, और इस संशोधन के माध्यम से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। और इससे भी वहां के लोगों की इच्छा नहीं फुलफिल हो पाई, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब और समझते हैं इस आर्टिकल की और बातें क्या है। इस आर्टिकल की यह भी बात है कि कोई दावा रहित क्षेत्र है, दावा रहित क्षेत्र है, अनक्लेम्ड एरिया है, दावा रहित क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र पर भी भारत यदि अपना फ्लैग लगा देता है या भारत वहां पर पहले पहुंच जाता है तो वह क्षेत्र किसका होगा? भारत का होगा। लेकिन इसके लिए यूएनओ से उसको मान्यता मिलेगी। तो जैसे एक न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में निकला था, तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे जवानों ने यहाँ पर न्यू मुरे द्वीप पर जाके भारत का फ्लैग लगा दिया और वह हिस्सा भारत का हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद ग्लोबल वार्मिंग हुई और ग्लोबल वार्मिंग के बाद यह द्वीप ही डूब गया, विवाद समाप्त हो गया। क्योंकि बांग्लादेश विवाद करता था कि हमारी टेरिटरी के नजदीक है, इसलिए हमें हमारा होना चाहिए। लेकिन ईश्वर या प्रकृति ने कहा ना तुम्हारा ना इनका, किसी का नहीं होगा, इसको डुबो देते हैं। इसी के साथ जैसे आप देखते हैं गंगोत्री मिशन। अब गंगोत्री मिशन जो भारत सरकार ने कहा है कि हम यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च तो कर ही रहा है, लेकिन ऐसा क्षेत्र है गंगोत्री जहां पर इसके पहले कोई नहीं गया था, भारत के पहले कोई नहीं गया था। तो यदि कभी इस बंटवारा होगा तो गंगोत्री क्षेत्र जहां पर भारत का फ्लैग लगा है, भारत ने अपनी एरिया बना दी है, वो किसका होगा? भारत का होगा। इसी तरीके से भी चंद्रयान भेजा गया, शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट किसका? भारत का, क्योंकि शिव शक्ति पॉइंट पर किसी का क्लेम नहीं था। तो अनुच्छेद 2 प्रावधान करता है कि ऐसे क्षेत्र जिन पर किसी का कब्जा नहीं है, अनक्लेम्ड एरिया है, भारत सरकार चाहे तो संधि के द्वारा, समझौते के द्वारा, विजय के द्वारा, युद्ध तो अब होते नहीं है, युद्ध को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि रूस और यूक्रेन को देख ही रहे हैं, लेकिन भारत एक शांति प्रिय देश है, वह युद्ध करके किसी क्षेत्र को भारत में नहीं शामिल करेगा। तो कहने की टोटलिटी में मीनिंग ये है कि अनुच्छेद 2 प्रावधान करता है, संसद को अथॉरिटी देता है कि हे संसद, आप चाहो तो ऐसे क्षेत्र जो भारत के नहीं है, आप भारत की बाउंड्री को बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, संविधान आपको इसकी अनुमति देता है। नेक्स्ट मूव करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 3। यह प्रावधान करता है कि संसद किसी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है, इसी में यह भी प्रावधान है कि संसद राज्य की सीमा को घटा सकती है, राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है। समझते हैं इन तीनों बातों को। कहने का टोटलिटी में मीनिंग यह है कि अनुच्छेद
दो, जहां यह प्रावधान करता था कि ऐसे क्षेत्र जो भारत के नहीं है, भारत में प्रवेश किया संसद या करा सकती है। अनुच्छेद 3 यह प्रावधान करता है जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, जो वर्तमान में भारत के हिस्से हैं, उनका नाम बदल सकती है संसद, उनकी सीमा का परिवर्तन कर सकती है। सीमा परिवर्तन को समझते हैं पहले। सीमा परिवर्तन का मतलब ये हुआ, ये मान लीजिए दो स्टेट हैं और इस स्टेट की कुछ, ये जो एक्स स्टेट है और ये वाई स्टेट है, वाई स्टेट की कुछ सीमा या कुछ क्षेत्र वाई स्टेट में है और वाई स्टेट की कुछ जो क्षेत्र है वो एक्स क्षेत्र में है। तो दोनों में समझौता कर लिया जाए कि ये वाला क्षेत्र जो है वाई आप रख लो और ये वाला क्षेत्र जो है हम एक्स हम रख लें। तो ये क्या हुआ, कोई बाउंड्री नहीं कम हुई, किसी का भूखंड कम नहीं हुआ, बल्कि सीमा में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया समझौता करके। इसी तरीके से दूसरी इसमें पावर दी गई है संसद को कि वह किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। जैसे मद्रास मद्रास का नाम क्या कर दिया गया, तमिलनाडु कर दिया गया। इसी तरीके से जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, मैसूर को कर्नाटक कर दिया गया, पांडिचेरी को पुदुचेरी को पांडिचेरी कर दिया गया, उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया। तो क्या हुआ, ये नामों का परिवर्तन किसने कर दिया, संसद ने कर दिया। इसी तरीके से दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया 1952 में। तो आप इस बात को समझे कि राज्य के नामों को कौन बदल सकता है, संसद। लेकिन किसी राज्य के जिलों का नाम बदलना है या शहरों का नाम बदलना है तो इसको कौन करेगा, तो इसको करेगा राज्य विधानमंडल। लेकिन केंद्र की अनुमति या संस्तुति लेना जरूरी है और संस्तुति केंद्र दे भी देता है। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। राज्य की सीमा को घटा सकती है या बढ़ा सकती है या इनसे एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। समझते हैं इस बात को कि संसद के पास यह शक्ति है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। और नए राज्य का संसद निर्माण क्यों करेगी, हो सकता है उस राज्य में भाषा को लेकर विवाद हो या क्षेत्र बड़ा हो जिससे वहां पर प्रशासन सही तरीके से ना हो पा रहा हो। ऐसे बहुत से कारण हैं जिन कारणों की वजह से संसद जो है नए राज्यों का निर्माण कर देती है। और इसके एग्जाम्पल भी, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया, उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया। बंबई से दो राज्य बना दिए गए, एक गुजरात एक महाराष्ट्र बना दिया गया। इसी तरीके से पंजाब से हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। इसी तरीके से बिहार राज्य से झारखंड को बना दिया गया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश से क्या बना दिया गया, छत्तीसगढ़ बना दिया गया, छत्तीसगढ़ बना दिया गया। जम्मू कश्मीर से एक जम्मू कश्मीर बना दिया गया और एक लद्दाख बना दिया गया। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से अब प्रूफ होता है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। पहले राज्यों की जो वो सीमा थी उसको घटा दिया, बढ़ा दिया, ये सारी बातें हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर संसद जो नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन कर रही है वो करने की प्रक्रिया क्या है।
तो अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया समझते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको समझते हैं। मान लीजिए किसी राज्य से दो राज्य बनाना है। एक राज्य से दो राज्य बनाना है। तो इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया का जो फर्स्ट स्टेप होगा, इसमें एक प्रस्ताव बनाया जाएगा। और प्रस्ताव कौन बनाएगा? मंत्रालय। और जब यह प्रस्ताव बन जाएगा तो यह प्रस्ताव राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा और राष्ट्रपति की इस पर पूर्व अनुमति आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति इस पर पूर्व अनुमति नहीं दे देते तो यह जो प्रस्ताव है वही समाप्त होगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि जैसे संसद के द्वारा कोई कानून बनता है, लोकसभा पास कर देती है, राज्यसभा पास कर देती है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या प्रक्रिया है? ये आपको कोई काम करना है तो या किसी राज्य का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति से आप पूर्व में अनुमति लें। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे कि जिस राज्य से किसी राज्य का नाम बदला जा रहा है, मान लीजिए बिहार से बनाना था झारखंड, तो राष्ट्रपति बिहार की विधानसभा के पास यह लेटर भेजेंगे कि डियर बिहार, आपसे या आपके राज्य की सीमा को या बाउंड्री को कम किया जा रहा है, उससे एक नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, आप क्या चाहते हैं? और ये जो प्रस्ताव भेजेंगे या ये जो सूचना भेजेंगे, एक निश्चित समय दे देंगे बिहार को कि आप इस सीमा के भीतर आप अपना मत व्यक्त करिए। तो बिहार सरकार के पास दो विकल्प हैं, या तो वो यस बोल दे कि ठीक है कोई बात नहीं है, हमारे क्षेत्र से आप एक नए राज्य का निर्माण कर दीजिए, या फिर उनके पास विकल्प है नो। दोनों विकल्प हैं। अब इसके बाद क्या होगा? क्या राष्ट्रपति को राज्यों की जो अनुशंसा है वो मानना बाध्यकारी है अथवा नहीं? तो इसका उत्तर है कि राज्यों की जो अनुशंसा है वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब वो चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं चाहते हैं तब भी राज्य का निर्माण हो जाएगा। फिर सिंपल लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करने के लिए या अनुच्छेद 3 को लागू करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है कि आप ज्वाइंट सेशन के माध्यम से किसी राज्य का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन कर दें। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें समझते हैं, या पहले अनुच्छेद 4 को समझते हैं। अनुच्छेद 4 में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको पता होती है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। मतलब संशोधन नहीं माने जाएंगे, इसका मतलब उनको संविधान संशोधन का नंबर नहीं मिलेगा कि 40 नंबर का संशोधन, कि 50 नंबर का संशोधन, कि 60 नंबर का संशोधन। लेकिन एक प्रश्न आपके दिमाग में यही आया होगा कि फिर 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन क्या था? जाहिर सी बात है आना चाहिए। सिक्किम के संदर्भ में, तो सिक्किम के संदर्भ में एक विशेष टाइप की व्यवस्था थी और सिक्किम अलग क्षेत्र था जिसको भारत में शामिल करना था, इसलिए इसको नंबर मिला। और एक इंपॉर्टेंट बात फिर आप याद करेंगे, कोई बात नहीं है, चलिए हम सिक्किम का विशेष बात मान ली। फिर आप 100वां संविधान संशोधन को नंबर क्यों मिला, जिसमें क्या हुआ था? बांग्लादेश को
111 इनक्लेव या भूखंड ट्रांसफर किया गया था और भारत को बांग्लादेश ने 50 भूखंड दिए थे। तो इसके लिए एक मामला गया कोर्ट के पास और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात बताई। इसके पहले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भारत सरकार यदि किसी देश से सीमा का विवाद समाप्त करना चाहती है, मतलब छोटा भू क्षेत्र देना चाहती है या छोटा भू क्षेत्र लेना चाहती है, तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु यदि बड़े भूखंड का आदान प्रदान हो रहा है या भारत सरकार दे रही है, तो उसके लिए बाकायदा संविधान संशोधन होगा और विशेष बहुमत से आप अपनी लैंड दे रहे हो किसी देश को, तो आप सदन में आप विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कराइए। इसलिए बांग्लादेश के संदर्भ में बड़ा भू क्षेत्र ट्रांसफर करना था और हालांकि उनसे मिला भी है, ये नहीं कि भारत ने केवल दिया है, गिव एंड टेक दोनों हुआ है, लेकिन बड़ा भू क्षेत्र का मामला था, इसलिए इसका संविधान संशोधन नंबर मिला। अब अनुच्छेद 4 में और कुछ बातें हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि यदि आपने 2 और 3 में किसी प्रकार से संशोधन किया तो आपको अनुसूची 1, अनुसूची 2 और यदि मामला कुछ विशेष है तो 371 में भी कुछ प्रावधान करना पड़ेगा। ये क्या बला है, इसको भी समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है, अनुसूची 1 में क्या है, राज्यों का जो नाम है, क्षेत्र है, कितनी उनकी बाउंड्री है, कितने वर्ग किलोमीटर में, सारी बातें कहाँ लिखी है अनुसूची 1 में। तो अगर किसी का आपने बिहार से झारखंड को बना दिया तो बिहार की सीमा कितनी बची, झारखंड की सीमा कितनी बची, आप यहाँ पर लिख दो। उत्तर प्रदेश से आपने उत्तरांचल बना दिया तो उत्तर प्रदेश पहले मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट में था एग्जाम्पल के लिए, और उससे आपने उत्तरांचल बनाया 20 स्क्वायर फीट लेकर, तो अब यूपी की कितनी सीमा बची, 80 स्क्वायर फीट। तो आप लिख दीजिए अब यूपी की सीमा इतनी है, उत्तरांचल की सीमा इतनी है। आई थिंक आप समझ गए। और अनुसूची 4 में परिवर्तन क्यों करना होगा, क्योंकि अनुसूची 4 में क्या है, सीटों का आवंटन है, राज्यसभा की सीटों का, कि राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी। अब मान लीजिए यूपी में आप पहले 100 सीटें थी, उत्तराखंड निकल गया तो कितनी सीटें बचेंगी, मान लीजिए उत्तराखंड के लिए 10 सीटें निकाल दी गई तो यूपी में कितनी सीटें बचेंगी, 90 सीटें बचेंगी। तो 90 सीट लिखिए यूपी में और 10 सीट लिख दीजिए उत्तराखंड की, तो ये इसका मतलब है। और 371 का मतलब समझते हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे राज्य हैं जिन राज्य में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विविधताएं हैं और उन सांस्कृतिक विविधताओं के प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं। जैसे 370 दिया गया था जम्मू कश्मीर के लिए, उसी तरीके से अनुच्छेद 371 में कई सब आर्टिकल के माध्यम से महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, हैदराबाद, कर्नाटक को कुछ विशेष प्रिविलेज दिया गया है। और मान लीजिए कोई और नया क्षेत्र आपने बनाया तो उसको आपको ऐड करना है 371 में, तब भी आप यहाँ पर संशोधन कर लीजिए। तो आई थिंक आप अनुच्छेद 4 समझे कि यह है कि अगर नॉर्मल प्रक्रिया है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप बड़े भू क्षेत्र को किसी बाहरी देश को दे रहे हो या बाहरी क्षेत्र को से ले रहे हो तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर छोटी बाउंड्री का आप रास्ता देने के लिए या रास्ता लेने के लिए कुछ कर रहे हो, लेन देन गिव एंड टेक, तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। आपने नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन किया तो अनुच्छेद 4 कह रहा है कि आपको अनुसूची 4 1 भी अपडेट करनी पड़ेगी, अनुसूची 4 भी अपडेट करनी पड़ेगी। यदि मामला किस विशिष्ट है तो आपको 371 भी अपडेट करना पड़ेगा। आई थिंक आज के इस एपिसोड को आपने समझा होगा और आपकी परीक्षा में यह हेल्पफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।